नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, रोजगार निर्माण का जो फर्स्ट पेपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि आपको बता दिया गया था कि 2022 का जो जितना भी रोजगार निर्माण है वो सब कंप्लीट किया जाएगा। और ये आपके ना सिर्फ मेंस आंसर राइटिंग में, बल्कि आप अगर एमपी में गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ करेगा ये। आप इसमें फैक्चुअल जानकारी भी मिलेगी आपको, और मेंस के हिसाब से आपका थॉट प्रोसेसिंग भी हो पाएगा, जिसमें जो कि आपके ऐसे राइटिंग में हो पाएगा। क्योंकि कई लोगों को दिक्कत आती है, कई लोग 250 शब्द का नहीं लिख पाते ऐसे, तो 500 और 1000 की तो बात ही अलग हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी कि आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे चीज़ों को लिखा जाता है। आर्टिकल आते हैं उसको भी देखेंगे अपन। तो इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया गया था, और इसके पहले जो वीडियो हमने डाला है वो करंट अफेयर्स के टॉपिक, कौन कौन से पेपर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उसकी हेडिंग कैसे डाल करके करंट अफेयर कैसे मेंशन करना अपनी कॉपी में, नोट्स में, उसके बारे में जानकारी दे दी गई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के सबसे पहले वही वीडियो देखें, और उसके बाद इस वीडियो पे आकर के देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ठीक, जैसे कि मैंने कहा है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये इस वीडियो पे अगर पर्टिकुलर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को और इस सीरीज़ को लगातार अपन कंटिन्यू रखेंगे। अन्यथा क्यों ऐसा समय देंगे अपन, जब आप लोग की डिमांड ही नहीं है। तो इसको अपन पेड कोर्स में ज़रूर डाल देंगे, क्योंकि जो सिंसियर बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, वो निश्चित तौर पर अपनी रैंक के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए डिसाइड करते हैं। कई लोग सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए करते हैं, कई लोग अपनी ड्रीम पोस्ट पाने के लिए मेहनत करते हैं। तो मेजर डिफरेंस होता है आपकी सोचने की कैपेबिलिटी क्या है, कैसे सोचते हैं आप, क्या हैं अंदर से, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कैसे, आपके विचार है, और कितनी मेहनत के लिए आप कितने आतुर रहते हैं। आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस दिया जा रहा है तो उसके प्रति आपका कैसा रवैया है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है एक स्टूडेंट के तौर पर। और अगर ये चीज़ें नहीं है तो डेवलप कर लीजिए, और डेवलप नहीं करना है, आपको अपने तरीके से चलना है, तो आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो आज का वीडियो देख लेते हैं कैसा रहता है। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, 1000 के आसपास लाइक, और व्यूज़ अगर 5000 प्लस चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर इसको कंटिन्यू करेंगे अपन, या फिर इसको अपन बंद करके पेड वर्जन में डाल देंगे। ठीक है, ताकि सिंसियर जो बच्चे उनके लिए तो ये चीज़ बंद नहीं की जाए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, और सबसे पहले दौड़ते दौड़ते जाए अपनी कॉपी उठा के लाए, जिसमें करंट अफेयर मेंस के लिहाज से आप लोग नोट करने वाले हैं। ठीक है, वो उठा लीजिए, उसमें आपको मेंशन करना है एमपी का आधा आधा पार्ट बना लीजिए, एमपी को अलग से डिस्कस कर लेंगे, मतलब लिख लीजिएगा, और बाकी के जो करंट अफेयर उसको। और आपको लिखने का तरीका मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आपको कैसे लिखना है भाई। ठीक है, आप अलग अलग पेज छोड़ के भी लिख सकते हैं। जैसे कि भाई आपने क्या किया कि कुछ जो पेज है, जैसे शिक्षा के आपने 4 पेज छोड़ दिए, फिर उसके बाद आपने हेल्थ ले लिया, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत हो जाती है, आपको बार बार पेज पलटना पड़ेगा, उसमें समय बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा करने से अच्छा ये भी हो सकता है कि भाई देखिए, जो भी टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसका सीधा अपन ने टॉपिक का हेडिंग डाला। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा का आपने डाल दिया भाई पेपर कौन से में, पेपर 2 में है, टॉपिक यूनिट ये डाल दिया नाम, और फिर उसके बाद आप उसको लिख ले जो भी जानकारी आपको मिल रही है। इस तरीके से चलेंगे तो आपको क्या ढूंढने में समस्या नहीं जाएगी। और इसमें 2 पेन का यूज़ करें, हेडिंग को आप रेड से यूज़ कर लें और बाकी चीज़ को ब्लू से यूज़ कर लें। तो अभी तो समय लगेगा, लेकिन बाद में समय नहीं लगेगा आपको ढूंढने में और रिवाइज करने में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई ये तो आपने यहाँ दिखा दिया आपको मैंने डेट वेट। ठीक है, और यहाँ पर है कि प्रदेश को तेज़ी से आगे बढ़ाने नीति आयोग के सुझावों पर होगा अमल मुख्यमंत्री। तो ये पहला अपना टॉपिक है, इसके ऊपर देखेंगे अपन। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में तेज़ी से कार्य करेंगे। इसमें से क्या जानकारी आपको मेंस के लिहाज से या अन्य एग्जाम के लिहाज से मिलती है वो सब आपको अंडरलाइन कर दिया गया है, आपको बता दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो अपन इसमें वही चीज़ पढ़ेंगे, उतना ही देखेंगे जितना कि आपके काम का है। या फिर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत का सपना था, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना और लॉकडाउन के दौरान ये बात बोली, और उसी का रोड मैप फिर मध्य प्रदेश ने बनाया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। नीति आयोग ने उसको सहयोग किया, तो उसके संबंध में जानकारी लिखी गई है, इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो काम की चीज़ अपन जो भी है वो सब देखते चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी मिल रही है और जो भी आपके विचारों में आएगा, दिमाग में जाएगा, वो सब सेट करके रखिए या फिर लिखिए। ठीक है, तो ये सब आंसर राइटिंग में आएगा। अब किसानों की जो आय है उसको दोगुना करने के लिए योजनागत प्रयास बताए, तो उसमें आपको दिखना पड़ेगा कि भावांतर भुगतान योजना, और किस लिए लाई गई है वो, किसानों की फसलों
किसानों को फसलों पर उचित मूल्य दिलाने हैं, तो है ना, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। दिमाग में डाल लीजिए, टॉपिक लिख लिया होगा किसान, पेपर का नाम लिख लिया होगा, यूनिट का नाम लिख लिया होगा, और उस हिसाब से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसकी पीडीएफ अपन, फर्स्ट पेपर की पीडीएफ तो ऑलरेडी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन सेकंड की पीडीएफ वो आपकी डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं इसको, सीरीज को, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि दूध के उत्पादन में प्रदेश भी अच्छी वृद्धि कर रहा है। दूध के उत्पादन में, सिंचाई में और पेयजल की योजनाओं में मध्य प्रदेश ने काफ़ी उन्नति की है। मध्य प्रदेश का जो कृषि मॉडल है उसके ऊपर बात की जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो कृषि मॉडल है उसके लिहाज से इसको कृषि कर्मण अवार्ड मिला हुआ है, आप लोग जैसे जानते होंगे। तो वो क्यों मिला है, अगर उसके ऊपर बात की जाए तो ये सब यहाँ से देख करके आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव में भूमिगत जल के स्रोत नहीं है, ठीक है। एक चीज़ जो कमी है जल स्रोतों की समस्या से लेकर के आप जो लिख सकते हैं कि भूमिगत जल स्रोत के स्रोत नहीं है, कहाँ पर, गाँव में। वहाँ नए जो जल स्रोत विकसित किए जाएंगे, और प्रदेश में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं, अब स्वच्छता संबंधी सुविधा के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई क्या बोलना चाह रही है। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो स्वच्छता सुरक्षा संबंधी सुविधाएं हैं उसमें वृद्धि हुई है। चौहान जी ने कहा है कि गोवर्धन योजना में प्रदेश के निरंतर कार्य चल रहा है। गोवर्धन योजना जो चलाई जा रही है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनजी गैस बनाने के ऊपर इसका कार्य चल रहा है, ठीक है, गोबर गैस से लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में वनों के क्षेत्र में अपार संभावना है। तो वन का टॉपिक अपन ऑलरेडी निपटा चुके हैं, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग में तो वनों से लेकर के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं कि भाई इन्होंने बोला वन के क्षेत्र में अपार संभावना, जैसे कि पता है आपको क्षेत्रफल में पहले नंबर पे आता है, ठीक है, और प्रमुख वन भी पाए जाते हैं। और संभावना है इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स में अभी भी कार्य किया जाना है। तो आप जब सुझाव देंगे तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स है उसमें अभी सुझाव मतलब सुधार करने की आवश्यकता है, या आप सुझाव के तौर पर लिख सकते हैं। तो आपको सुझाव देना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, अगर कोई योजना चल रही है, अगर कोई कुछ विस्तृत विवरण मांगा गया है, चर्चा टिप्पणी इस प्रकार की बातें की जाती है, तो आपको वहाँ पे सुझाव देना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आप कितने रचनात्मक हैं, आप कितना अच्छा सोच लेते हैं। अगर आप प्रशासन में आ जाते हैं तो आपका दिमाग कितना अच्छे से चलता है कि आप पर्टिकुलर किसी भी समस्या का समाधान कितना अच्छे से ढूंढ सकते हैं। आलोचक तो कोई भी बन जाता है, लेकिन समस्या का समाधान बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है कि आकांक्षी जिले के साथ आकांक्षित विकास खंड की भी बात की जा रही है। अब ये सब चीज़ आपको वैल्यू एडिशन करेगा जब आंसर राइटिंग करेंगे, तो विकास खंड भी बनाने का निर्णय किया गया। आकांक्षी जिले आपको पता है जो पिछड़े जिले हैं भारत के 112 114, तो उसको आपने आकांक्षी जिला नाम दे दिया, फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट के लिए उसके लिए प्लान बनाया, काम किया गया। तो मध्य प्रदेश में कितने आकांक्षी जिले, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और जब भी आप आंसर लिखें तो उसको मेंशन करते चले जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कहाँ हैं, इस विषय में नीति आयोग ने हमें अवगत कराया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि नीति आयोग क्या काम करता है एक्चुअल में, तो ये बताता है कि राज्य की स्थिति क्या वर्तमान है, हम कहाँ हैं इस विषय के बारे में नीति आयोग ने अवगत कराया। ये मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या तो आज की डेट में ये हो जाती है कि जब भी आप एग्ज़ाम दे के आते तो ऑब्जेक्शन फाइल करवानी पड़ती है। जैसे कई क्वेश्चन के 2-2 3-3 आंसर होते हैं, तो ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए आप अगर रोजगार निर्माण को ऐसा सोर्स लगाएंगे तो निश्चित तौर पर वो उसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोई मना नहीं कर सकते हैं वो कि ये ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑथेंटिक ही है। गवर्नमेंट का एग्ज़ाम मतलब न्यूज़पेपर है तो करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और सुधार की ज़रूरत होगी तो सुधार भी करेंगे। अब क्या करेंगे सुधार, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि प्रदेश के कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाएंगे, उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे, जो गैप है उसकी भरपाई करेंगे और योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। ज़रूरत के अनुसार संवाद करेंगे। संवाद की भी आवश्यकता होती है, बिना अगर संवाद के आप लोग काम ही करते चले जाएंगे, लोगों से पूछेंगे ही नहीं, अपने कर्मचारियों से, प्रशासकों से, या फिर जो ग्राउंड लेवल पे जो ज़मीनी हकीकत है उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो फिर वो जो योजना बनी है उसका वास्तविक लाभ मिलेगा नहीं, है ना। तो बाद में बोल रहे हैं कि वैभवशाली, गौरवशाली और शक्तिशाली भारत बनाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। ये जो इसको अंडरलाइन करके रखा है, ये जो ऐसी लाइन है ये ऐसे में लिखी जाती है, इसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। ये जो आपकी शब्द शैली को, भाषा शैली को दर्शाती है कि आपके पास कितने अच्छे शब्द हैं। वैभवशाली, गौरवशाली और शक्तिशाली भारत बनाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, इसमें बस इतना ही काम का था इस पहले वाला जो टॉपिक है इसमें, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये जो 2 बॉक्स है इसमें देख लेते हैं कि क्या बात कर रही हैं। नीति आयोग राज्यों में बेहतर क्रियान्वयन करेगा। तो कोविड काल में प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया था, ये एक जानकारी निकल के आती है, ठीक है। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण किया जाएगा, इसके बाद की ये प्रोसेस ये तो बता दिया गया था।
और नेक्स्ट है कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य हुआ है। राज्य को आगे ले जाने के लिए किसानों की आय बढ़ाना जरूरी है। पशुपालन, वानिकी, बांस की खेती को बढ़ावा देना भी जरूरी है और दालों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। तो कृषि के क्षेत्र में जब आप या फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में, या फिर आपको लगता है कि भाई कृषकों की आय दुगना करना में, जो आप बताएंगे सुझाव के तौर पर, या जो सुझाव के तौर पर जो बताई जाएगी वो चीज़ें, ये 3 पॉइंट आ जाएगा वहाँ पर। बागवानी फसलें हैं, वानिकी है, बांस की खेती है, हरा सोना बोला जाता है, आपको पता है बांस को। ये सब चीज़ें आपको मेंशन करते हुए जाना पड़ेगा, तो ये काम आपको वहाँ से निकल के आएगा और इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जेम पोर्टल से खरीदी बढ़ाने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स का जो जेम पोर्टल है, आपको पता होगा जेम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेम, JAM हो जाएगा। ठीक है, तो जनधन, आधार और मोबाइल। तो इसके माध्यम से आपको खरीदी बढ़ानी है, तो इसके लिए जो कृषकों की आय है वो दोगुना करना है। तो इसके लिए जेम पोर्टल, अब इसमें आप सरकारी प्रयास में बता देंगे कि भाई मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में जेम पोर्टल से खरीदी बढ़ाने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये इतना काम हो जाएगा आपका, ये आप लिख देंगे वहाँ पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में टॉपिक में, या MP इकोनॉमी का जो टॉपिक आप लिखेंगे उसमें लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक ग्लोबल स्किल पार्क में पहला शासकीय भवन है ये ग्लोबल स्किल पार्क, जिसमें डाइवर्सिटी पार्क का निर्माण होगा। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये 1 डे एग्जाम जो होते हैं वहाँ पूछा जा सकता है, इसलिए उसको मेंस में लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ग्लोबल स्किल पार्क आप मेंस NCERT में कर देंगे। ठीक है, कुशल मानव संसाधन एक टॉपिक मिल जाएगा आपको, उसमें आपको उसको नोट करना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया है हाल ही में मध्य प्रदेश में। ठीक है, वो कहाँ पर किया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भोपाल में हुआ है, और क्या उद्देश्य होता है और इसको आप कहाँ मेंशन कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में उपाय होते हैं, सरकारी प्रयास होते हैं। सरकारी प्रयास को विभिन्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रशासनिक, योजनागत, नीतिगत, वैधानिक। ठीक है, तो उसमें आप इसको डाल सकते हैं बढ़िया से कि पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर इन्हें बोला कि भाई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपन इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें वनवासियों और वन समितियों द्वारा प्रोडक्ट बनाओ और बेचो के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसको? प्रोडक्ट बनाओ और बेचो के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, वन और वनवासियों से संबंधित है तो फॉरेस्ट, हालांकि ये तो पूरा इकोनॉमी के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन इकोनॉमी के सब सेक्शन हो जाएंगे। एक अभी अपन ने क्रॉप्स का देख लिया, एग्रीकल्चर का देख लिया, फॉरेस्ट का देख रहे हैं। ठीक है, इसमें फिर ट्राइब्स का भी आ जाएगा एक जगह। तो प्रोत्साहन दिया जाएगा। लघु वनोपज के प्रसंस्करण पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। लघु वनोपज क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वन धन केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये देख रहे हैं आप कि भाई वनों के महत्व के ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका उपयोगिता पूछी जाएगी या फिर उसके ऊपर प्रयास पूछे जाएंगे, तो उसमें आप बताएंगे कि वन धन केंद्रों की स्थापना की गई है। ठीक है, लघु वन, और फिर जब आप सुझाव देंगे तो बता देंगे कि लघु वनोपज के प्रसंस्करण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी हाल ही में सरकार ने वनवासी और वन समितियों द्वारा प्रोडक्ट बनाओ और बेचो के कार्य को प्रोत्साहन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय वन सम्मेलन के माध्यम से, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि अब उनकी उत्पादित सामग्रियों की पुख्ता विपणन व्यवस्था की जाएगी। अब जो सामग्री है उसका संग्रहण कर लिया लेकिन बेचने की व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर कैसे काम होगा? तो उसकी पुख्ता विपणन व्यवस्था की जाएगी, मतलब बेचने की व्यवस्था की जाएगी। इन उत्पादनों के साथ ही चंदन की खेती, बांस की उत्पादन और औषधियों के निर्माण में उपयोगी वनोपज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये सब किया जाएगा। पर्यावरण के लिए वनों को बचाना, ये एक अलग पॉइंट मिलता है इसमें। ठीक है, और क्या है इसका इसी में कि मेले में बायर सेलर मीट का आयोजन प्रशंसनीय। ये सब आप लिख सकते हैं बढ़िया, और एक एक पॉइंट में लिखते चलेंगे। आप जब भी इसके ऊपर अभी नोट्स बना रहे होंगे तो एक एक पॉइंट में लिखे कि भाई फॉरेस्ट से संबंधित जो भी जानकारी है, अगर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको बेच करके हम किसानों की आय या फिर मध्य प्रदेश के युवा और जो ग्रामीण अंचल में जो आदिवासी है उनकी आय कैसे बढ़ाएंगे, उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, तो उसमें आप ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में ये आना चाहिए कि आपको ये जो चीज़ें जानकारी बता रहे हैं वो किस में लिखेंगे, ये वो टॉपिक कैसे पता चलेगा। इसके पहले जो वीडियो डाला गया उस वीडियो को जिसने दिखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि ये अपन को काम मेंशन करना है, अन्यथा आपके ऊपर से चली जाएगी बातें। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट है कि ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में वन विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में, तो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? 2022 का ये किया गया भोपाल में। ये है वन डे एग्ज़ाम, जैसे कि पटवारी, MPSI, पुलिस, हेड कांस्टेबल का जो पेपर होता है अपना, और ये आरक्षक का और अपना जेल पुलिस, इस टाइप के जो भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे ही पूछेगा। ठीक, तो आपको मतलब ये वीडियो अगर आप MPPSC वाले हैं चाहे किसी भी एग्ज़ाम वाले, सभी को फायदा होगा। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री ने विंध्या हर्बल के उत्पाद एक नया वर्ड है जो बहुत कम लोग यूज़ करेंगे। इस वर्ड को आप जो भी यूज़ करेगा
वो निश्चित तौर पर एक एग्जामिनर जो होता है, अगर ऐसी चीज़ें कुछ स्पेशल चीज़ दिखती है उसको, तो इसको ये पता चलता है कि भाई ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करता है। और ऐसे जो ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करते हैं और उनके पास जानकारी होती है, तो ऐसे लोगों को वो प्रशासन में लाना चाहते भी हैं। ठीक है, फेंकने वाली बातें वो यूज़ नहीं करते हैं, जो लोग यूज़ करते हैं उनको नहीं लाते हैं, और ऐसे लोग को ज़्यादा मार्क्स भी नहीं मिलते। तो आप ऐसे ऑथेंटिक जानकारी लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आराम से आप लोग अंदर एंट्री ले पाएंगे। फिर चौहान जी ने कह दिया कि भाई हर्बल चाय, शहद, चिरौंजी हमारे ब्रांड है, तो मध्य प्रदेश के ब्रांड कौन से ये बता दिया आपको, इन्हें खरीदिए और प्रोत्साहन करना है सभी लोगों को। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि शुद्धता से भरपूर है। तो ये सब बातें इसमें बताई गई है। ठीक है, ये एक पहला पेज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पेज में बोल रहे हैं कि ये वाला अपन देख लेते हैं, छोटा वाला सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता उच्च शिक्षा मंत्री ने बोल दिया ये। ठीक है, तो इसमें शिक्षा आपको टॉपिक समझ में आ गया, उसमें महिलाएं हैं और शिक्षा को रोजगार से कैसे जोड़ेंगे। आपको पता है कि रोजगार के विभिन्न चलन, ऐसा एक टॉपिक मिल जाएगा सिलेबस में, और शिक्षा भी मिल जाएगा, तो उसको जोड़ते हुए आप लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो उच्च शिक्षा मंत्री ने इसमें क्या कहा है इसके बारे में देख लेते हैं, और जो जानकारी अपने काम की वो देखेंगे, पूरा तो वैसे भी नहीं पढ़ रहे अपन लोग, है ना। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि रोजगार को शिक्षा से जोड़ने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास क्या है कि विद्यार्थियों को न केवल परंपरागत शिक्षा से जोड़ें, अपितु उन्हें नवाचारों के माध्यम से बहुमुखी प्रतिभा संपन्न भी बनाना। तो इनका मुख्य लक्ष्य ये हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जानकारी इसमें क्या मिलती है, निकल के आती है कि ठीक है, बस इसमें इतना ही आएगा। ठीक है, जानकारी जो इसमें खास थी। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक की आजीविका मिशन से जुड़कर गतिविधियों को बढ़ाएंगे तेजस्विनी समूह। अब तेजस्विनी समूह क्या है, आजीविका मिशन क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो अपन यहाँ बीच में इसमें देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा जब इसको डिस्कस करेंगे। तेजस्विनी समूह की पारंपरिक पहचान को बनाए रखा जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अंतर्गत क्या हो रहा है, इसके अंदर बात क्या हो रही है। तो मध्य प्रदेश में तेजस्विनी कार्यक्रम में कार्यरत समूह अब आजीविका मिशन में कार्य करेंगे। ठीक है, महिला सशक्तिकरण कार्यों को नई गति प्रदान की जाएगी इसके माध्यम से। अब तेजस्विनी समूह की गतिविधियों को तेज करने में आजीविका मिशन पूरा सहयोग करेगा। इन समूह को अधिक सशक्त बनाकर सदस्य बहनें, इनकी जो बहनें होती है सदस्य, मतलब जो सदस्य इसमें काम करती हैं, उनको तेजस्विनी कहा जाता है। और इनकी आय में वृद्धि होगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, आर्थिक संबल के लाभ भी इनको मिलेंगे। ठीक है, अब अगर ये सब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी तो घरेलू हिंसा जैसी जो घटनाएं इनके साथ होती है वो सब चीज़ें नहीं होगी इनके साथ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या जानकारी निकल के आती है कि भाई स्वयं सहायता समूह का होगा मिशन में विलय। तो जो मिशन है आजीविका मिशन में इसका विलय किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गत 16 दिसंबर को मंत्री परिषद ने तेजस्विनी कार्यक्रम में गठित स्वयं सहायता समूह के कार्य क्षेत्र एवं स्वरूप को यथावत रखते हुए उनका राज्य आजीविका मिशन में विलय कर दिया जाएगा, ये निर्णय लिया। अब इसमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि आपके आंसर राइटिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश में इस समय ग्राम स्तर पर 16,749 महिला, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसमें CBOs, NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी एक टॉपिक जुड़ा हुआ है। स्वयं सहायता समूह कार्यरत है, कितने स्वयं सहायता समूह कार्यरत है आपको बता दिया अभी। ठीक है, मध्य प्रदेश का ये डाटा आपको कहीं मिलता नहीं, यहाँ तक कि आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आपको पता है कभी ये लोग पूरा छापते हैं अच्छे से, कभी ये लोग आधी अधूरी जानकारी छापते हैं। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर 2624 समितियाँ और विकासखंड स्तर पर 60 महिला महासंघ कार्य कर रहे हैं। तो तीनों स्तर पर अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, इसमें ग्राम स्तर पर अपनी समितियाँ हो जाती है, विकासखंड स्तर पर महिला महासंघ कार्य होते हैं और इनकी संख्या भी बता दी है। तो ऑथेंटिक डाटा है ये। ठीक है, प्रमुख गतिविधियाँ क्या होती है इसमें कि देश में करीब कितनी है, 80 लाख महिला सदस्यों में से 2.25 लाख सदस्य मध्य प्रदेश की है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का यहाँ पे आपको संख्या पता चल गया जो कि राष्ट्रीय भागीदारी का 2.7% है, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे। प्रदेश के 6 जिलों में क्रियान्वित, कितने जिलों में क्रियान्वित, 6 जिलों में तेजस्विनी कार्यक्रम में 3 जिले सागर संभाग के और 3 जिले जबलपुर संभाग के शामिल है। ठीक, वर्तमान में तेजस्विनी समूह 51 करोड़ 24 लाख रुपए की बचत कर चुका है। तो इकोनॉमी में आपको बचत, घरेलू बचत जो होती है उसके ऊपर लिखने के लिए आएगा, या फिर आपको बचत का एक टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि इसमें बचत क्यों की जानी चाहिए, क्या उसका लाभ है, और ज़रूरत से ज़्यादा बचत भी अच्छी नहीं होती है। तो उसके आपको पूरा पॉइंट पढ़ने को मिलेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई बचत करेंगे तो आप जो
महामारी, कोरोना, लॉकडाउन इस टाइप की चीज़ें आती तो आप अपने आप का सर्वाइवल कर पाएंगे। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर बचत करेंगे तो जो मनी है वो मार्केट में नहीं आ पाएगा, है ना। मार्केट में जब नहीं आएगा करेंसी की लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका कीमत बढ़ जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 6 जिलों में मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर में कृषि कार्य के अलावा डेयरी, सब्जी उत्पादन, बकरी पालन, किचन गार्डन, उद्यानिकी, पोल्ट्री, टेलरिंग जैसी गतिविधियों में 2,15,000 महिला संलग्न हैं, ठीक है। तो महिलाओं, तेजस्विनी, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, जो कि खासकर तेजस्विनी महिलाएं कहलाई जाती है, और वो अपनी आजीविका के लिए जो कार्य कर रही होती है। आजीविका मिशन का मतलब ही यही है कि महिलाओं को अपनी आजीविका के लिए सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, है ना। तो ये सब क्षेत्र में काम कर रही है कितनी, 2,15,000 महिलाएं संलग्न हैं। महिला महासंघ क्या होता है और ये क्या कार्य कर रही हैं, ये कर रही हैं कि कोदो प्रसंस्करण, कोदो कुटकी जो चावल नहीं होता है, आपको सुना होगा भाई, डिंडोरी मंडला में मिलता है, और ये पोषण के लिए काफ़ी अच्छा होता है, कुपोषण में तो काफ़ी लाभदायक है ये। टमाटर, केचप, कूड़, चिक्की, मिल्क चिलिंग सेंटर, पशु संवर्धन केंद्र, पावर लूम इकाई, पैकेजिंग इकाई और वर्मी पोस्ट की गतिविधियों में संलग्न है। महिला संघ क्या होती है, अभी अपन ने शुरू में देखा था महिला संघ के बारे में, आपको 60 महिला संघ मिलते हैं, समितियां मिल रही ग्राम स्तर पर, तो ये क्या कार्य कर रही है उस बारे में आपको यहाँ जानकारी मिल गई है, ठीक है। विपणन गतिविधियों में अंदाई और भारतीय ब्रांड का पंजीयन कराया गया है, ठीक। ये इतना कुछ खास नहीं है इसका, बाकी आगे इसमें निकल के आती है जानकारी कि इसमें तेजस्विनी कार्यक्रम में सदस्यों की आय में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो प्रयास किए आप बताएंगे वो है कि तेजस्विनी कार्यक्रम बताएंगे, आजीविका मिशन बताएंगे, और दोनों का उसमें आजीविका मिशन में इसका विलय करके जो सरकार ने कार्य किया उसकी उपलब्धि में आप बता सकते हैं कि भाई सदस्यों की आय में काफ़ी वृद्धि हुई है। एक सदस्य की औसत आयु मासिक आय थी 2,176 रुपये, जिससे बढ़कर के 6,190 रुपये हो गई है। ये इसकी सरकार की उपलब्धि नहीं हो जाएगी, उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये एक एक दो दो लाइन में आप लिख करके रखें, टू द पॉइंट लिखेंगे जब भी आप अभी लिख रहे होंगे, या फिर आप इसको पॉज करके देखेंगे तब लिखेंगे तो बताया जाएगा, तब आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा एक एक पॉइंट में, ठीक है। पूरे जानकारी अभी समझाने के तौर पर आपको समझाया जा रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ टू द पॉइंट लिखेंगे शॉर्ट में एकदम, ठीक है। वर्तमान में ग्राम सभा में भी महिलाओं की भागीदारी 62% है। ग्राम सभा में प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत कितना है, आप सर्च करने जाएंगे, गूगल करेंगे ना, तो आपको मुझे लगता है कि 4-5 घंटा ऐसे बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मिलेगी नहीं जानकारी, ऑथेंटिक नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो हो सकता है पुरानी मिल जाएगी, 2018-19 का डाटा मिलेगा आपको। जब लेटेस्ट डाटा मिल रहा है तो ये चीज़ यहाँ से मिलेगी। इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो ये आपको परसेंट पता चल गया, ठीक है। तो महिलाओं के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, सबसे ऊपर अपन स्थिति बताते हैं, उद्देश्य बताते हैं, फिर उसके बाद वर्गीकरण करते हैं, फिर महत्व, कमियां, आलोचना मतलब कमी बताते हैं, फिर उसमें सुझाव बताते हैं, प्रयास भी बताएंगे उसमें, ठीक है। डिंडोरे की कोदो कुटकी और न्यूट्री बैटरी इकाई, गोंडी फैब्रिक हैंडलूम इकाई और मंडला में ऑर्गेनिक मसाला इकाई ने विशेष पहचान बनाई है। तो ये आप बताएंगे जब पॉइंट में लिखेंगे। तो मध्य प्रदेश में संभावना विकास की कृषि के क्षेत्र में हो सके, या विभिन्न ऐसे पिछड़े जिलों में, आकांक्षी जिलों में कि उनके विकास की संभावना लिखे, तो आप ये बताएंगे, क्योंकि डिंडोरी मंडला तो आपको पता है कि आकांक्षी जिले में शामिल है, और यहाँ के विकास के लिए आपको पूछा जाएगा, तो आप कैसे लिखेंगे। ये 2 पॉइंट आपने लिख दिए तो उसको दिखेगा, क्योंकि ये लोग तो ऑथेंटिक ही पढ़ते हैं, तो वो रोजगार निर्माण पढ़ के बैठा होगा पहले से, वो देखेगा अरे वाह इसने तो बहुत ज़बरदस्त लिखा है, तो भर भर के आंसर मिल जाएगा, मतलब मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। और फिर इसके बाद क्या है कि सागर संभाग के 3 जिलों छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना में मिल्क कलेक्शन सेंटर कार्य किए गए। बुंदेलखंड संभाग के, बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में 1 पॉइंट आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा आपको अलग अलग नोट करके रखेंगे तो काम बनेगा। समर्थ बनी है समूह की महिलाएं, जो समूह है तेजस्विनी महिला स्वयं सहायता समूह, उसकी महिला समर्थ हो गई है। 4,321 सदस्य पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनी थी, आपको पता है पंचायत का इलेक्शन हुआ था, तो इसमें सदस्य बनी है कितनी, 4,321। राजनीतिक भागीदारी टॉपिक उसमें आएगा, इनमें से 1929 सदस्य सफलतापूर्वक पंचायती राज संस्थान में सदस्य बन चुकी। इतने से प्रदेश में तेजस्विनी कार्यक्रम से जुड़ी 194 महिलाएं पंचायतों का नेतृत्व कर रही, मतलब सरपंच है 194 महिलाएं, और ये एकदम लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा। तो जिनको नहीं आ रहा है वो वीडियो बीच में छोड़ के जा सकता है, इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वीडियो डाला जाएगा, ये इसमें आप ही का नुकसान है जो लोग छोड़ के जाएंगे। और जो लोग देख रहे हैं सीरियस लोग, सिंसियर लोग, इन लोग के लिए एक स्पेशल अपन कोशिश करेंगे कि PDF तो डालेंगे और फाइनल कॉस्ट में 100 रुपीज़ ले लेंगे अपन, और सिंसियर लोगों को जोड़ करके काम करेंगे उसके ऊपर, ठीक है।
नेक्स्ट है कि बच्चों के हाथों में भारत का भविष्य सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने इसमें से क्या काम की चीज़ है, इसमें सिर्फ वनडे के एग्जाम के हिसाब से आ रहा है कि भाई अनुगुंज कार्यक्रम कहाँ हुआ, भोपाल में हुआ। शिक्षा बच्चों से संबंधित है और नई शिक्षा नीति में ज्ञान कौशल और नागरिकता सभी का समावेश है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। तो नई शिक्षा नीति में आप कभी लिखेंगे और जैसे खासकर अपनी जो ऐसे में लिखेंगे तो ये सब पॉइंट आना चाहिए, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर के रखा है कि ऐसी लाइनें आनी चाहिए आपके ऐसे में। तो अनुगुंज कार्यक्रम किससे संबंधित है, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों और कलाकृतियों का अवलोकन किया, मतलब बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है वो रचनात्मक होनी चाहिए और उसका पूरा संपूर्ण विकास होना चाहिए बच्चों का, ठीक है। तो अनुगुंज कार्यक्रम भोपाल। तो आपको बच्चों से संबंधित जो मुद्दे हैं आपने देखा होगा, सिलेबस रटा है कि नहीं रटा है आप लोगों ने, नहीं रटा है तो अच्छे से याद कीजिए। बच्चों से संबंधित मुद्दे भी उसमें, महिलाओं से संबंधित है, वृद्धजन है, निःशक्त जन है, सभी तो उसमें याद है अनुगुंज कार्यक्रम। तो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए या समावेशी विकास के लिए अनुगुंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कहाँ पे, भोपाल में। ये एक पॉइंट वहाँ पे आ जाएगा अपना, ऐसे पॉइंट लिखेंगे। ये आपको किसी नोट्स में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नोट्स तो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, करंट तो उसमें बहुत कम जुड़ता है, और जुड़ेगा तो फिर ये लेटेस्ट नहीं जुड़ पाएगा ना, 2021 का जुड़ा होगा। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए काम करेगी मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतें, अलग टॉपिक आ गया इसका, नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम पंचायतें से संबंधित हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि भाई कार्बन उत्सर्जन कम कैसे होगा, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आपने सुनी होगी। अब ये कार्बन कम उत्सर्जन करेंगे, कार्बन क्रेडिट प्राप्त करेंगे, उससे पैसे कमा सकते हैं, तो सशक्त बनेंगे। मतलब एक ग्राम पंचायत मतलब पैसा कमाने के अलग साधन बता दिया आपने। तो अगर आप ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत लिखते तो आप क्या बोलते कि भाई मेले का आयोजन होता है उससे पैसा कमा लेते हैं, थोड़ा बहुत आप कर लगा लेते हैं, इस टाइप की चीज़ें लिखते, बहुत साधारण नहीं हो जाता उत्तर। अब जो व्यक्ति इसको लिखेगा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से ग्राम पंचायतें अपने आय का स्रोत, तो एक बहुत यूनिक पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे, तो इसको देखते हैं अंदर का क्या है इसमें। तो पर्यावरण अनुकूलन के साथ ये काम पंचायतों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया बनेगा, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा था उसके बारे में बताया मैंने। अब जो अंडरलाइन किया है उसके बारे में देखते हैं कि ग्लासगो पर्यावरण समिट में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि प्राचीन काल में भारत ने ही दुनिया को सही जीवन शैली का मूल मंत्र दिया था, ठीक है, ये हमें पता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करने के क्षेत्र में भारत द्वारा शीघ्र ही कुछ नया और अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। तो इनने बोल दिया था उस समय, और उसके बाद बोलने के बाद कुछ ना कुछ होता ही है, आपको पता है। मोदी जी ऐसी फालतू बातें तो करते नहीं हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, पर्यावरण अनुकूल योजनाएं लॉन्च की गई इसमें, कि इसके लिए कारपोरेट सेक्टर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर जागरूकता लाई जाएगी, और जो विभाग द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए पर्यावरण अनुकूल योजनाएं संचालित की जाएगी। कार्बन क्रेडिट बता दिया आपको कि भाई जिसकी जैसे कैपेसिटी होती है, जैसे मैं 100 टन तक का मैं कार्बन उत्सर्जन कर सकता हूँ, ऐसा मान लीजिए आपको इतना अलॉटमेंट रहता है, लेकिन आपने क्या किया कि भाई आपने 50 ही किया, 50 नहीं किया, तो ये जो 50 किसी ने ज़्यादा किया होगा, 150 जिसने किया होगा, आप उससे ले सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, तो आपका इक्वल हो जाएगा, उसका आपका 100 आपका हो जाएगा और 100 उसका हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मतलब लिमिटेशन तो दोनों किसी में हो जाएगी, लेकिन वो जो 50 वो आप उसको देंगे तो उसके तो पैसे मिलेंगे ना आपको, तो वो पैसा, यही चीज़ होती है, ठीक है। समझ में आ गया, साधारण शब्दों में समझाया आपको। नेक्स्ट है कि मुख्य रूप से इनमें ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सोलर विद्युत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा, कंपोस्ट निर्माण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस आधारित परियोजनाएं, पशु अपशिष्ट प्रबंधन, गोकास्ट, गोवर्धन योजनाएं शामिल है इसमें सब में, ठीक है। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा, वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा, कमर्शियल फॉरेस्टेशन, वनों की कटाई को रोकना, प्लास्टिक संग्रहण की रिसाइकलिंग आदि के लिए गांव में योजनाबद्ध स्वरूप में काम किया जाएगा। तो ये सब किए जाएंगे, इसी के द्वारा तो आप कार्बन क्रेडिट अर्जित कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ऊर्जा दक्षता से लेकर के सभी क्षेत्र इसमें शामिल हो जाएंगे, जिससे कि आप कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर पाएंगे, ये मेंशन होगा, ठीक है। कार्बन निवेश बढ़ेगा इससे। पहले चरण में कुछ जिलों में यह काम शुरू किया जाएगा, आपको पता है कि पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, मतलब कुछ जिलों में स्टार्ट किया जाएगा, अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसको अपन लागू कर देंगे सभी जिलों में। तो संस्थाओं को भविष्य के कार्बन निवेश के लिए बढ़े हुए अवसर प्राप्त हो जाएंगे इससे। पंचायती राज संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। अब आपको पता है कि पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए तो शहरी या बड़े शहर और देश की ही बात आती है, प्रदेश की बात आती है, लेकिन ग्राम पंचायत का नाम कभी नज़र नहीं आता आपको। लेकिन यहाँ से ग्राम पंचायत को न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि देश और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी कि पर्टिकुलर उस पंचायत ने इस लेवल पे ये काम किया, खासकर एनवायरनमेंट के ऊपर।
पेरिस का जो समझौता हुआ 2015 के बाद से, तब से तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये। स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी लाया जाएगा, ठीक है। कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में शुरू किए जा रहे काम से पर्यावरण अनुकूलता के साथ गाँवों में आजीविका के अवसर भी मिलेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आ गया होगा समझ में, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट है कि स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बेहतर बनाने में उपयोगी है विज्ञान। तो ये पर्यावरण और विज्ञान ऐसे जो आएगा उसमें आप इसको नोट करेंगे और इसकी जो लैंग्वेज आप उससे रिलेट करके वहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे में क्या चीज़ लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है। तो वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगा कि भोपाल में मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये बताएंगे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो कहाँ बताओगे, भोपाल में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जो पढ़ना चाहे पूरा पढ़ लीजिएगा, ऐसे के हिसाब से आपका थॉट प्रोसेसिंग अच्छा हो जाएगा इसमें, ठीक। पूरा पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। इसका अपन पूरा तो अपन PDF डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। इसमें जो काम का चीज़ वो देखते हैं कि CM राइज स्कूल बनाने के बारे में बोला था शिवराज सिंह चौहान ने। सभी विषयों के साथ विज्ञान के अध्ययन के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी इसमें, ठीक है। ये CM राइज स्कूल आपको पता है कि लगभग 1900 के आसपास बनाए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि भारत ने खगोल, विज्ञान, गणित आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, भास्कराचार्य जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ हमारे यहाँ हुए हैं, ठीक है। तो ये गणितज्ञों ने क्या काम किया भाई, शून्य की खोज की, शून्य का उपयोग बताया किसी ने दशमलव का उपयोग बताया। ये सब चीज़ इंडिया में ही हुआ है, लेकिन हम लोग अपने आप की जो उपलब्धियाँ हैं उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। सब चीज़ें विदेश ने की है ऐसा हम मानते हैं। और जो हमारी शिक्षा पद्धति है और शिक्षा में जिस प्रकार से चीज़ें बताई जाती है, हमको पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि हमने तो कुछ किए नहीं है क्या, मतलब सब विदेशी ने किया। आपको जितने खोजकर्ता दिखेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब आपको विदेश के दिखेंगे। और जो भारतीय उसमें सिर्फ एक ही लाइन दिख जाएगी कि भाई अणु की खोज इसने की थी, हमारे भारतीय ऋषि थे उनने की थी, बस एक लाइन मिलेगा आपको, ज़्यादा कुछ नहीं मिलना है वहाँ। तो ये हमारी शिक्षा पद्धति की खामी है कि हमने अपने यहाँ के जो टैलेंट था, हमारे यहाँ की जो मतलब इन्फॉर्मेशन थी, उसको हमने अंडर एस्टिमेट करके छुपा दिया गया है। जो ऋषि मुनियों ने या पूर्व में जिसने भी जो भी काम किया उसके बारे में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जो भी अच्छा काम किया जा रहा है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि भारत में प्रकृति के शोषण के स्थान पर हमारे यहाँ जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है पुरानी जीवन पद्धति में कि भाई प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहते थे हम लोग प्रकृति का दोहन करते थे। और दोहन का दर्शन था। तो हमारे जो प्राचीन दर्शन था उसमें क्या होता था, प्रकृति का शोषण के स्थान पर प्रकृति का दोहन हुआ करता था। दोहन कैसा होता है, आवश्यकता के अनुसार। ऐसा नहीं कि आवश्यकता से अधिक आप जब उसका उपयोग करते थे वो दोहन नहीं होता, शोषण होता है, ठीक है। रासायनिक खाद ने हमारे अन्न और सब्जियों को विषाक्त कर दिया है, यह आपको एक पॉइंट नज़र आता है। यहाँ से परिणाम स्वरूप ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है, ठीक है। तो आप जब ऐसे में लिखेंगे तो आप यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, आपने पहले तो उसके बारे में बताया कि ये इसकी कमी है और कमी के बाद ही आपने उसका उपाय सुझा दिया। ये एक तरीका होता है, मैं बता रहा था। यहाँ पे जो आर्टिकल लिखे जाते हैं उसको आप समझे कि उसमें कैसे लिखा जाता है, क्या लिखता है, क्या सोच के लिखता है सामने वाला। और फिर यहाँ पर ही आपको ऐसे का ही कंटेंट मिल रहा है कि भारत में प्रकृति पूजा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम थी। प्रकृति, पर्यावरण, हमारे यहाँ की प्राचीन पद्धति है ना, वर्तमान में विज्ञान, ये सब चीज़ें अपने यहाँ जब आप एशिया राइटिंग करेंगे तो उसमें ये पॉइंट आपके काम का है। तो प्रकृति पूजा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम थी। पर्वत, वृक्ष और नदियों की पूजा प्रकृति के महत्व को दर्शाती है। नदियाँ यदि रहेगी, उनमें जल रहेगा तो जीवन देती रहेगी, और यह हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक, मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकास के विषय में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, सब आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। विकास के विषय में होना चाहिए, लोकल फॉर वोकल में होना चाहिए, तकनीकी का उपयोग स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को यदि थोड़ा विज्ञान और तकनीक का सहयोग मिल जाए तो वह आत्मनिर्भर बन पाएगी, है ना। इस नेक्स्ट पैरा में मिलता है कि श्री चौहान ने कहा है कि कृषि उत्पाद की प्रोसेसिंग करके हम उत्पाद बनाते हैं। तो जब ऐसी प्रोसेस हो रही तो विज्ञान का ही उपयोग हो रहा है उसमें, ठीक है। तो ये सब विज्ञान के बिना असंभव है और प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है। प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित यहाँ पे पॉइंट मिलता है। प्रदेश में रोजगार सृजित करने में प्रदेश में उपलब्ध भरपूर वन संपदा, खनिज संपदा, जल संपदा सहयोगी है। वन संपदा भी हमारे, खनिज संपदा भी है, 10 प्रमुख नदियाँ हैं, जल संसाधन की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जो वर्षा, अतिरिक्त वर्षा जल होता है, हम उसका कोई खास यूज़ नहीं कर पाते हैं। और जो खास यूज़ करने के लिए प्रोग्राम बनते हैं, डैम बनते हैं, तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। कर्मा बांध उसका एक उदाहरण दिख रहा है। और महेश्वर का बांध है, उसमें भी एक गेट में आपको क्रैक दिखा है शायद, ऐसा एक न्यूज़ में देखा था आपने।
तो ये सब चीज़ें जो भी न्यूज़ आती है वो सब आपको आंसर राइटिंग में लिखना है, एथिक्स की केस स्टडी में लिख सकते हैं, है ना। प्रदेश में हीरा समझ में आना चाहिए आपको कि भाई क्या बातें की जा रही हैं और कहाँ पर कैसे मेंशन किया जाए। ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी तो फिर क्या काम का है। प्रदेश में हीरा और कोयले की खदानें भी, और आपको पता है कि अभी हाल ही में बक्सवा के जंगल मिले थे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। एक तो पर्यावरण की दृष्टि से आप देखा जाए तो आप लोग ये बोलेंगे कि पर्यावरण की दृष्टि से बक्सवा जंगल को बिल्कुल नहीं काटा जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण सबसे पहले आता है, लोकतांत्रिक देश है तो पर्यावरण सबसे पहले आता है। लेकिन हमारे समाजवादी मॉडल को भी अपनाया गया तो आपको गरीबी भी दिखना चाहिए, है ना। और अल्प विकसित ही है हमारा समाज, ये मान के चले विकासशील है ऐसा बोला जाता है। लेकिन आपकी प्रतिव्यक्ति आए तो देखिए पहले, तो बक्सवा जंगल का अगर आप पूरी तरीके से दोहन करें, सस्टेनेबल तरीके से अगर आप उसका दोहन करेंगे तो क्या होगा इससे फ़ायदा कि आप पूरे हीरो को आप यूज़ कर सकते हैं, उसका आप परिष्कृत कीजिए, फिर उसको बेच सकते हैं। आज से आप क्या होगा, जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बना लेंगे। देखिए पैसा है तो सब कुछ है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे सऊदी अरब, जितनी भी अरेबियन कंट्री से इसके पास पैसा था, ऑयल था, ठीक है, ऑयल था इनके पास। ऑयल को बेच बेच के इनने क्या कमाया, पैसा। अब पैसा था इनके पास, क्या नहीं था, पैसा था। ये मान के आपको समझ में आ गया, इनके पास बहुत सारा पैसा हो गया ऑयल बेच के। इनके पास क्या नहीं था, उपजाऊ भूमि नहीं थी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं थी। तो इनने पैसे से उपजाऊ भी कर ली भूमि, वहाँ पे पानी का जो समुद्री जल है उसको वो फिल्टर करके पीते हैं, पेयजल बना लिया उनने। और अभी आपको पता है कि वहाँ की सिटीज़ कितनी डेवलप हो चुकी है। तो मतलब ये है कि पैसे से आप सब कुछ कर सकते हैं, फॉरेस्ट भी उगा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। कोई इनको जाकर के ज्ञान नहीं देता है कि आप ऑयल क्यों प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो देश है लोकतांत्रिक नहीं है। तो लोकतांत्रिक देश की कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं, है ना। तो यहाँ पर बक्सवा जंगल के पूरे जो जंगल है उसको आप इस तरीके से दोहन करें कि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, पूरे हीरे भी निकाल सके। तो इस अगर ये हीरे निकाल लेंगे तो आप ये देखिए कि भाई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो कि काफ़ी गरीब है ना, तो इनका आप विकास कर सकते हैं। और फिर आप पर्टिकुलर कोई भी जगह है, बंजर ज़मीन है, तो उसको आप आराम से फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल देना ये तो कहीं सही नहीं लगता, ठीक है। तो इसको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में दृष्टि से ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बारे में ये जानकारी यहाँ से निकल के आती है। और विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाए, राज्यपाल ने कुछ बोला है इसमें। और इस टॉपिक से आपको क्या समझ में आता है ये देख लेते हैं। मुझे लगता है कि जो पेपर है उसको 2 पार्ट में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि 38 मिनट का वीडियो तो अभी हो गया, तो 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पेज को अभी यहीं ख़त्म कर लेंगे, अपन डिस्कस कर लेंगे इसी पार्ट में, और उसके बाद के जो नेक्स्ट है वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा वीडियो तो आप लोग देखेंगे भी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग मूवी देख लेंगे 3 घंटे की, लेकिन आप पढ़ाई की जितनी देख पाते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी जो मिलेगी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं कि राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों की अहम भूमिका, राज्यपाल ने बोला है। प्राध्यापकों का क्या दायित्व होता है, वो क्या काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। सब ऐसे के हिसाब से आपके थॉट प्रोसेसिंग के हिसाब से आप नॉलेज गेन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कि प्राध्यापकों का दायित्व है कि विद्यार्थियों में सेवा और संस्कार रोपित कर उन्हें आदर्श छात्र और नागरिक बनाने का प्रयास करें। आदर्श छात्र और आदर्श नागरिक बनाने का प्रयास कौन कर सकता है, वो प्राध्यापक ही कर सकता है। और ये किसके माध्यम से करेगा, वो शिक्षा के माध्यम से करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं ये इसमें कि भाई राज्यपाल ने कि जनजातीय अंचलों में किसकी समस्या है, सिकल सेल बीमारी की समस्या है। एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस में क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश की जनजातियों की प्रमुख समस्या कौन सी है, वो है सिकल सेल। वहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने शराब की इससे जो समस्या थी वो लिख दिया था, वो गलत हो गया। देख रहे हो यहाँ से आपको एक सीधा क्वेश्चन निकल के आता है। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं बताई जा रही यहाँ पर, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब उन्होंने बोला कि जो सिकल सेल एनीमिया है के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आपको जो शिक्षा है उसके माध्यम से और विश्वविद्यालयों के माध्यम से अपन जागरूकता फैला सकते हैं। और उसके जो सभी विश्वविद्यालय में 5-5 गाँव गोद लेकर के सिकल सेल बीमारी के प्रति जागरूकता के केंद्र बनाए जा सकते हैं, बीमारी के बचाव के प्रयास बता सकते हैं। चूँकि ये वंशानुगत रोग है तो इसका निदान के लिए सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि सिकल सेल की जांच बृहद स्तर पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप अपने तरफ से सोच के बता सकते हैं कि सिकल सेल की पहचान नहीं होने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। हम जब कोरोना की जांच मास स्केल पर कर सकते हैं तो फिर सिकल सेल एनीमिया की जनजाति के क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकते। और जनजाति तो लगभग मान लीजिए 1.53 करोड़ के आसपास है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में।
और कोरोना तो आपको पता है कि भाई जब हम 200 करोड़ के आसपास टीके लगा सकते हैं, 100 करोड़ लोगों की जांच कर सकते हैं, तो एक 1.53 करोड़ है ही क्या चीज़, इसको आप आराम से कर सकते हो, लेकिन इच्छा शक्ति के ऊपर रहता है। और जनजातीय क्षेत्रों में कई बार क्या साक्षरता का अभाव होता है, तो वो ऐसी जांच कराने आते नहीं हैं, क्योंकि कई लोग जैसे कि आपको अगर एकदम से आप कहीं जांच कराने गए, आपको बता दिया कि आपको एड्स है, तो फिर आप तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। या फिर हार्ट की बीमारी बता दिया, तो उसको फिर आपको शौक लग जाएगा, फिर आप लोग जीवन नहीं जी पाएंगे, ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये सब समस्या के चक्कर में और डर के अभाव में आदमी नहीं जाता। तो ये डर कब रहता है, जब आप अशिक्षित हैं, आपको पता है कि ऐसे कुछ नहीं होता है, तो आप जा करके उसका करवा लेंगे, क्योंकि पता है तो इलाज होगा, जब पता ही नहीं तो आप बिना इलाज के मर जाएंगे। तो शहडोल संभाग में जनजातीय अंचल के शहडोल संभाग के लिए सब कुछ किया है, और इसमें विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है। तो ये एक पिछड़ा संभाग हो गया, जनजातीय संभाग हो गया। इस क्षेत्र में जो प्रयास किए गए सरकारी, वो बताए गए। ठीक है, यहाँ से निकल के आ गया। नेक्स्ट है कि इसमें और दो बन जाते हैं टॉपिक, है ना। एक क्लस्टर निर्माण से प्रदेश में निवेश के साथ बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, और दूसरा बोल रहा है कि कोरोना से निपटने सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे मुख्यमंत्री। तो ये छोटा पहले ये देख लेते हैं कोरोना वाला, तो ये जल्दी निपट जाएगा, फिर उसको अपन देखेंगे बाद में। तो ओमिक्रॉन आपको पता है कि थर्ड लेयर आने वाली ओमिक्रॉन की, और ऐसा कुछ कहा जा रहा था, लेकिन आई नहीं अच्छे से। ठीक है, तो वेरिएंट कहाँ का है वो पता होना चाहिए। और इसमें जो जानकारी निकल के आप देखते हैं कि तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी रखे, ऐसे मुख्यमंत्री ने मीटिंग की है। और प्रदेश में प्रथम टीकाकरण की डोज 9 जिलों में 90% से कम लोगों को टीका लगाया गया है। इन जिलों के प्रभारी अधिकारी को ध्यान देकर टीकाकरण का प्रतिशत बढ़ाने का बोला है। और दूसरी लहर के मुकाबले वर्तमान में अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या में वृद्धि की गई है। अभी जो किया गया प्रयास उसके बारे में बात करते हैं। बिस्तरों की संख्या में वृद्धि की है। कोविड उपचार के प्राइवेट अस्पतालों को इसे असाइन किया गया है। ठीक है, लिंक किया गया उनको ऑक्सीजन। और आगे देखते हैं, अभी मिल जाएगा। हर जिले की कार्य योजना बनाई गई है, और मरीजों के उपचार हो सके उसके लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को बिस्तरों की मैपिंग की गई है। ऑक्सीजन प्लांट की कमियों को दूर किया गया है। पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति की उपलब्धता बनी रहे, ऐसी व्यवस्था की गई है। हर जिले में 1 माह में दवाओं एवं आवश्यक सामग्रियों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है कि नहीं, इसकी जानकारी ली जाती है। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में इम्पेनल्ड अस्पतालों को अनुबंध को 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ब्रिटेन में जो आपको पता है काफ़ी गंभीर संकट हुआ इससे, तो इसका जायजा लिया गया मुख्यमंत्री ने। तो कोरोना से संबंधित जो भी जानकारी बनेगी, सरकार के प्रयास बताएंगे प्रदेश के। और तीसरी लहर में हमारे यहाँ तीसरी लहर क्यों नहीं आई, दूसरी लहर से इतना बड़ा नुकसान हुआ, तीसरी लहर में कुछ क्यों नहीं हुआ, तो उसमें आप ये सब बताएंगे, नोट करेंगे, बताते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लस्टर निर्माण से प्रदेश में निवेश के साथ बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक है, और यहाँ से आप देखेंगे काफ़ी क्लस्टर निर्माण। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या हो रहा है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ने ओम प्रकाश सखलेचा है जो क्लस्टर उद्योग के संबंध में खिलौने बनाने वाली कंपनी हेमले और फर्स्ट क्राई के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। तो ये 2 कंपनियों के नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, कि उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में किया जा रहा है क्लस्टर विकास के माध्यम से उत्पादन की लागत कम किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जब उत्पादन की लागत कम हो जाएगी, तो जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिकेंगे, तो फिर आप अच्छा खासा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट की सप्लाई कर पाएंगे, निर्यात कर पाएंगे, तो आप डेवलपमेंट देख पाएंगे फिर उसके बाद। ठीक है, किया जा रहा है। तो इसमें ऊर्जा, परिवहन, इन्वेंट्री, भूमि आदि की लागत में कमी लाने के साथ निपुणता लाने के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। तो आपको सिर्फ उत्पादन में कमी नहीं लाना है, ऊर्जा, परिवहन और इन्वेंट्री, भूमि आदि में लागत में कमी भी लाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यूनिट लगाने के लिए सब तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये कम कीमत पे मिलेगी, तो आप फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कम कीमत पे बनेगा। साथ ही टॉय क्लस्टर के लिए प्रस्तावित जगह इंदौर और बुधनी में आपको पता है कि 2 खिलौना क्लस्टर बन रहे हैं, है ना। और जहाँ प्रोडक्शन से परिवहन और रोजगार संबंधी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो क्लस्टर का मतलब यही होता है कि उत्पादन भी वहीं हो रहा है, सेलिंग भी वहीं से हो जाएगी, और जो भी मतलब सुविधाएं हो सब एक ही जगह पे मिलना चाहिए, तो क्लस्टर बन रहा है। अब ये क्लस्टर को फिर क्या SEZ जो होता है, SEZ से जोड़ दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि पोर्ट के आसपास होना चाहिए, जैसे कि अपना JNPT पकड़ लो या मुंबई कांडला, जो भी पकड़ना है वहाँ पकड़ लो। ठीक है, और इसको वहाँ से डायरेक्ट लिंकेज करो, ऐसा मतलब हाईवे बना लो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना लो, या फिर अपना आपको पता है फ्रेट कॉरिडोर बनाया है रेलवे का, ऐसे ही आप हाईवे बना सकते हो। तो उस पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना चले, प्राइवेट व्हीकल ना चले, सिर्फ यही चले। तो इससे क्या आपका होगा कि समय पर प्रोडक्ट की सप्लाई हो पाएगी और फिर ऑर्डर ज़्यादा मिल पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट इसमें मिल जाता है इसके बाद
अब यहाँ पे कुछ नया स्पेशल पॉइंट निकल के आ रहा है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सकलेचा ने कहा है कि प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। अभी तक तो सबने सुना था कि हाँ हृदय प्रदेश है ये, तो उसका मतलब क्या, उसका फ़ायदा क्या है? ठीक है हृदय प्रदेश है, हाँ भाई हृदय जैसा दिखता होगा, ठीक है, उसका फ़ायदा क्या है? इसका ये फ़ायदा है कि लैंड लॉक्ड है, ठीक है, मध्य प्रदेश, और हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब अब जैसे भारत का मैप ये मान लीजिए, ठीक है, ये भारत का मैप है, अब यहाँ मध्य प्रदेश है, तो कनेक्टिविटी का आशय क्या है? ये मिडिल में, तो हम इससे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हम चूँकि मिडिल में आते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी चारों तरफ से जुड़ी हुई है और हम किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई इजीली कर पाएंगे। और इसमें एक आगे जा कर के एक चीज़ बताया जाए, जैसे कि भाई जैसे मैं बात कर रहा था फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, तो हम जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट है ना, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट जो है उससे अपन डायरेक्ट अगर फ्रेट कॉरिडोर बना दें, ऐसे नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे बना दें जो कि सप्लाई करे सीधे प्रोडक्ट की, तो निश्चित तौर पर न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि इसके आसपास कुछ जो रीजन है उसका भी डेवलपमेंट होगा। लेकिन चूंकि हम लोकतांत्रिक है तो भूमि की जो अधिग्रहण की समस्या सबसे बड़ी होती है, क्योंकि उसे कानूनी प्रक्रिया से होकर के गुजरना होता है और इसमें लेट लतीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, भयंकर। तो इस वजह से हमारा विकास बहुत लेट लतीफ़ होता है। ये सब आप सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत बता दी कनेक्टिविटी, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसे बता दिया। देश का प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक हब बन सकता है, प्रोडक्शन का भी हब बन सकता है ना, यूनिट लगनी चाहिए। हमारे यहाँ तो डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ इंदौर और भोपाल ही है, बाकी तो कहीं कुछ डेवलपमेंट ढंग का होता नहीं है। लेकिन मिडिल में आपको पता है सागर दमोह के आसपास भोपाल हो गया, रायसेन हो गया, ये सब चीज़ें हो जाएगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मास स्केल पर यूनिट बना सकते हैं, ज़मीन बिल्कुल मौजूद है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और बिजनेसमैन को लाना पड़ेगा इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। लॉजिस्टिक हब बनाया जा सकता है, क्षमता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि शासन का लक्ष्य 2022 के सभी औद्योगिक क्लस्टर प्रारंभ करने की है। करोगे कैसे? लेकिन जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपका पुअर है जब, तो कैसे करोगे? श्री सकलेचा ने किया टेक्नो सिस्टम का यूनिट का शुभारंभ, कोई काम करेंगे। तो ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में अपन इसको देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 को ये आप लोग अपन देख लेते हैं कि भाई पार्ट 1 को कैसे रिव्यू आता है आप लोग का और कितना रिस्पॉन्स आता है, उसका भी पार्ट 2 डालेंगे, नहीं तो फिर डालने का भी मतलब नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।